वह है परिसीमन। दक्षिण भारत के राज्य इसको लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तो बात होने लगी है कि जनसंख्या में वृद्धि की जाए। ऐसे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग परिसीमन के विषय में। जानेंगे परिसीमन होता क्या है, संविधान इसके विषय में क्या कहता है, और भारत में कब कब परिसीमन आयोग का गठन हुआ और वर्तमान स्थिति क्या बन रही है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। डिलिमिटेशन या परिसीमन, इसका मतलब होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करना। मतलब जनसंख्या के अनुपात में सीटों का सही बंटवारा हो सके, इसके लिए परिसीमन किया जाता है। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए सीमांकन आयोग या परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हर वोट की कीमत यहाँ पर बराबर हो, कोई क्षेत्र ज्यादा या कम प्रतिनिधित्व से यहाँ पर वंचित न रह जाए। देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 326 यह कहता है कि सबको वोट देने का अधिकार है और सबके वोट की वैल्यू यहाँ पर बराबर होगी। इसीलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बात करते हैं भारत में डिलिमिटेशन अर्थात परिसीमन होता कैसे है। संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत संसद समय समय पर परिसीमन आयोग का गठन करती है। यह आयोग जनगणना के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करता है। आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। कहने का मतलब, कोर्ट में परिसीमन आयोग के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनको चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। अगर हम आजाद भारत की बात करें तो अब तक यहां पर 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। पहला 1952 में, दूसरा 1963 में, इसमें नागालैंड और पुदुचेरी जोड़े गए थे। 1973 में तीसरी बार जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्गठन किया गया था और इसमें 1971 की जनसंख्या का उपयोग किया गया था। लेकिन इसी समय चूंकि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें यह कहा गया कि जनसंख्या के आधार पर जो सीटों का बदलाव यहां पर किया जा रहा है, इसके बाद 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से जो वहां पर 543 सीटों का प्रावधान कर दिया गया था, वह आज तक यहां पर कायम है। अगर हम देखें तो 2026 में अगला परिसीमन आयोग का गठन होना है। ऐसे में पूरे देश में इसके कई सारे प्रभाव हो सकते हैं। मतलब लोकसभा की सीटों की संख्या यहां पर बढ़ सकती है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में एक सांसद के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ चुका है इस समय लोगों का, और सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन यहां पर हो नहीं पा रहा है। दैट्स वाई क्या किया जा रहा है कि अब हमें लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए जो नया संसद भवन यहां पर बना है, उसमें टोटल लोकसभा सांसदों की संख्या 888 होने वाली है। तो यहां पर क्या होगा, लोकसभा सीटों की संख्या यहां पर बढ़ सकती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत राज्य इसमें अपना विरोध कर रहे हैं, कि उत्तर भारत में सीटों की संख्या बहुत बढ़ेगी दक्षिण भारत की तुलना में, क्योंकि यहां पर जनसंख्या दक्षिण की तुलना में बहुत ज्यादा है। अगर हम भारत के 5 प्रमुख राज्यों को देखें, जिसमें बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र आ रहे हैं, इनके पास लगभग देश की आधी आबादी है। जबकि टोटल 140 करोड़ में से केवल 25 करोड़ की आबादी ही दक्षिण के 5 राज्यों के पास है। यहां तक कि लोकसभा में आप देखेंगे तो यूपी और बिहार को जोड़कर लोकसभा की 120 सीटें होती हैं, और इन 5 राज्यों की, जो कि दक्षिण भारत के हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक आ रहे हैं, इनके पास टोटल 129 सीटें हैं। तो असमानता आपको यहां पर दिखाई दे रही है। अगर परिसीमन आयोग का गठन हुआ और जनसंख्या के अनुसार इसको बांटा गया, तो फिर राजनीतिक समीकरण यहां पर बदलते आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर परिसीमन के फायदे और नुकसान क्या होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अगर हम फायदे की बात करें तो हर क्षेत्र को इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिल जाता है। वोट की समानता को भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है, और राजनीतिक असंतुलन यहाँ पर कम हो जाता है। और नुकसान क्या होता है कि कई राज्यों को सीट अधिक मिलती है, कई को कम मिलती है, ऐसे में विवाद होना ही होना है। कई बार बाइसिंग की भी आशंका बन जाती है, जैसे कभी जम्मू कश्मीर में हुआ, जहां पर कश्मीर को परिसीमन के बाद कम सीटें मिली और जम्मू को सीटें अधिक मिल गई। कई बार क्या होता है कि राज्यों की विकास दर असमान होने पर भी राजनीति यहां पर प्रभावित होती है। कहने का मतलब, जैसे दक्षिण भारत के राज्य है, वह इंडिया के इकोनॉमिक्स में ज्यादा रोल प्ले करते हैं, पर पॉलिटिकल रोल उनका यहां पर कम हो जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया है परिसीमन की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिलिमिटेशन क्या होता है और 26 के बाद देश की राजनीति में क्या परिवर्तन आने वाला है।
अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने क्वेश्चन को पूछिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों इसको शेयर जरूर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।